तो आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं रूसो ब्रदर्स की डायरेक्ट की गई मूवी द इलेक्ट्रिक स्टेट को। इस मूवी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा क्रिस पैट को एके स्टार लॉर्ड, जिनको आप थैनोस के मुंह पर घुसा मारने के लिए काफी ज्यादा प्यार करते हैं, और उनके साथ देखने के लिए मिलेगा लोकी सीजन 2 के ओबी का रोल प्ले करने वाला एक्टर को। तो ये सारे बातों पर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मूवी का स्टोरी को जान लेते हैं। कहानी की शुरुआत में हम लोग भाई बहन को देख पाते हैं, जहाँ पर बहन का नाम होती है मिशेल और उसके भाई का नाम होता है क्रिस्टोफर। क्रिस्टोफर काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। आइंस्टाइन को जो सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए घंटों लग जाता था, वो सारे प्रॉब्लम को क्रिस्टोफर जस्ट मिनटों में सॉल्व कर देता है। सो यू कैन इमेजिन क्रिस्टोफर कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है। वेल, यहाँ पर क्रिस्टोफर के टी शर्ट पर एक कार्टून कैरेक्टर का फोटो होता है, जिस कार्टून कैरेक्टर का नाम होता है कॉस्मो। लेकिन यहाँ पर मैं और एक चीज को बोल दूं, क्रिस्टोफर काफी ज्यादा सोशली ऑकवर्ड होता है, इसी कारण से उसका कोई खास दोस्त नहीं है। चलो यार, क्रिस्टोफर के साथ मेरा एक चीज तो मैच करता है। खैर, यहाँ पर क्रिस्टोफर और उसके बहन यहाँ से चलकर आ रहे थे, वहीं पर एक पुलिस ऑफिसर क्रिस्टोफर की इस टी शर्ट को देखकर थोड़े से भड़क जाता है। इंसान काफी ज्यादा रोबोट को हेट करता है, और इस पुलिस ऑफिसर सोचता है कि ये शायद कोई रोबोट का कैरेक्टर है। लेकिन यहाँ पर क्रिस्टोफर इस ऑफिसर को समझा देता है कि ये कोई रोबोट नहीं है, बल्कि ये एक कार्टून कैरेक्टर है। देन यहाँ पर मिशेल और क्रिस्टोफर, मतलब ये दोनों भाई बहन के बीच का वो बॉन्डिंग को देख पाते हैं, जहाँ पर इसके बहन यानी कि मिशेल क्रिस्टोफर को बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। और यहाँ पर हम लोग क्रिस्टोफर को अपने एक हाथ से आधा दिल बनाते हुए देख पाते हैं। और एक क्रिस्टोफर का एक हाथ से आधा दिल बनाने का इस चीज को आप थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि इस मूवी का स्टोरी में आगे जाकर इसी चीज को थोड़ा सा यूज किया जाएगा। ओके, यहाँ पर मूवी के स्टोरी लाइन एंड मूवी के इतिहास को थोड़ा सा अच्छी तरीके से जान लेते हैं। वक्त शुरू होता है 1955 से, जब वर्ल्ड डिज्नी रोबोट को इंट्रोड्यूस करता है अपने मार्केटिंग के लिए। उसके बाद इंसान अपने दिन प्रतिदिन के काम पर रोबोट को यूज करना बहुत ही ज्यादा नॉर्मल सी बात हो जाता है, और रोबोट का यूज इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि रोबोट के बीच में ही कॉन्शियसनेस आ जाता है, और ये सारे रोबोट मिलकर फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। इन लोग का डिमांड होता है इक्वल राइट, एंड इस मूवमेंट को लीड कर रहा था मिस्टर पीनट, एंड ऑब्वियसली ये भी एक रोबोट ही था, जो रोबोट के बीच में भी काफी ज्यादा समझदार और काफी ज्यादा इंटेलिजेंट था। वक्त आता है 1990, इंसान के साथ रोबोट का फाइनली एक वॉर शुरू हो जाता है, और ये सारे वॉर देखते देखते इतना ज्यादा वाइल्ड हो जाता है कि इंसान मानो की हार ही चुका था। सारे रोबोट जीतने ही वाला था, तभी एंट्री करता है इथन स्केट। इथन स्केट काफी ज्यादा ब्रिलियंट माइंड का इंसान था। ये इंसान आकर गेम को पूरी तरीके से चेंज कर देता है, क्योंकि इथन स्केट एक न्यू टेक्नोलॉजी को लेकर आता है, जिसका नाम होता है न्यूरो क्लस्टर। ये टेक्नोलॉजी बेसिकली करता कुछ यूं, एक इंसान को एक रोबोट के साथ जोड़ देता है, जिसे बोला जाता है ड्रोन। और उस ड्रोन को कंट्रोल करने के लिए उस ड्रोन के अंदर एक इंसान को आना नहीं होगा। इंसान सिंपली एक जगह पर बैठकर एक VR ग्लास टाइप का कुछ पहन लेगा अपने सर पर, एंड उसी के मदद से वो इंसान इस ड्रोन को कंट्रोल कर पाएगा। और यही सारे ड्रोन के मदद से रोबोट के खिलाफ एक नई तरीके से जंग शुरू होता है, जहाँ पर कोई इंसान नहीं मरता है, मरता है तो ये सारे ड्रोन। और इस सारे ड्रोन को कंट्रोल करता है दूर से बैठकर एक इंसान, और इसी तरीके से न्यूरो क्लस्टर टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान इस वॉर को जीत लेता है। और ये सारे रोबोट के साथ, यानी कि ये सारे रोबोट के लीडर के साथ, मतलब मिस्टर पीनट के साथ एक पीसफुल ट्रीटी साइन होता है, और इस ट्रीटी के अनुसार ये सारे रोबोट को एक बड़े से जगह पर, यानी कि एक डेजर्ट टाइप जगह पर भेज दिया जाएगा, और वहाँ पर ये सारे रोबोट अपने मर्जी के हिसाब से रह सकता है। तो मिस्टर पीनट अपने सारे रोबोट, अपने सारे चंगू पंगू को लेकर प्रेसिडेंट के साथ जो भी ट्रीटी साइन हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ से चला जाता है। खैर, यहाँ पर ये सारे वर्ड जैसे ही खत्म होता है, इथन स्केट अपने न्यूरो क्लस्टर टेक्नोलॉजी को सारे नॉर्मल लोगों के लिए बिल्कुल पब्लिक कर देता है। बेसिकली इस टेक्नोलॉजी की मदद से एक नॉर्मल इंसान एक ही साथ दो जगह पर रह सकता है, एक तो अपने काम की जगह पर और दूसरा अपने पीसफुल पसंदीदा जगह पर। खैर, ये सारे चीजों के बीच में और भी कई साल बीत जाता है, और ये वक्त होता है 1949। यहाँ पर हम लोग मिशेल को देख पाते हैं, जिसके साथ उसके भाई नहीं है। यहाँ पर मिशेल एक फॉस्टर हाउस पर रहती है, जिसका मालिक है टेड। वेल, मिशेल रेडी है एक फॉस्टर हाउस पर क्यों? एक दिन एक एक्सीडेंट के कारण से मिशेल का भाई, मिशेल का पेरेंट्स, मिशेल का पूरे परिवार मर जाता है। इसी कारण से मिशेल यहाँ पर एक फॉस्टर हाउस पर रहती है। और यहाँ पर हम लोग मिशेल के पाँव पर एक एंकल मॉनिटर को भी देख पाते हैं। इस एंकल मॉनिटर के कारण से मिशेल कभी भी अपने मर्जी से कहीं पर भी नहीं जा सकती है। और यहाँ पर मिशेल को इस फॉस्टर हाउस पर स्टेट नाम के इंसान के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। खैर, यहाँ पर हम लोग असली टेड को देख पाते हैं, जो एक सोफे पर लेटा होता है और न्यूरो क्लस्टर नाम की इस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा होता है, जो अपने सर में इस VR को लगाकर इस ड्रोन के मदद से सारे काम को कर रहा है। और यहाँ पर टेड के पास उस टाइप का बहुत सारे चीज होता है, जो सारे चीज टेड के पास नहीं
होना चाहिए, क्योंकि वो सारी चीज एक टाइप से सिर्फ चोर बाजार पर ही मिलता है। इसी कारण से मिशेल सोचती है कि शायद वॉर के टाइम पर टेट ने चोरी करके वो सारा चीज अपने घर पर लेकर आया था। लेकिन खैर मिशेल के अंकल टेट के पास वो सारा चीजें किस तरीके से आया है, उस चीज को हम लोग मूवी की स्टोरी में आगे जान पाएंगे। खैर यहाँ से मिशेल अपनी स्कूल पर चली जाती है, जहाँ पर क्लास 9 और 10th पर न्यूरो क्लस्टर नाम की इस टेक्नोलॉजी को सीखना मैंडेटरी है। लेकिन यहाँ पर मिशेल इस टेक्नोलॉजी को यूज करना और इस टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना दोनों ही ना कर देती है। इसी कारण से स्कूल के प्रिंसिपल मिशेल के साथ मिलती है और पहले तो मिशेल को समझाती है कि इस चीज को उसे यूज करना होगा और उसे सीखना भी होगा। खैर यही सारे बातों के बीच में मिशेल अपने भाई के विजन को देख पाती है, जो इस चीज को प्रूव करती है कि मिशेल अपने भाई को अभी तक भूल नहीं पाई है। यहाँ पर हम लोग इस बात को भी जान पाते हैं कि मिशेल अपने परिवार को किस तरीके से खोई है। मतलब एक दिन मिशेल और उसके भाई और उसके पूरे परिवार एक कार में जा रहा था, तभी कार के सामने रास्ते में अचानक एक हिरन आ जाती है एंड उस हिरन के साथ टक्कर होकर एक भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें मिशेल अपने परिवार को खो देती है और अपने भाई को भी। खैर ये सारे घटना के बाद मिशेल अपने घर पर लौट कर आती है, मतलब उसके फॉस्टर हाउस पर, जहाँ पर वो रात में सोई होती है और घर पर कोई भी नहीं है। इसके बावजूद भी उसे कुछ आवाज सुनने के लिए मिलती है। मिशेल उठकर देखती है तो उसे कुछ दिखाई देती है, लेकिन वो स्पष्ट नहीं था कि वो क्या था। इसी चीज पे मिशेल तो पहले डर जाती है, उसके बाद मिशेल देख पाती है यह तो एक रोबोट है, लेकिन ये रोबोट दिखने के लिए कॉस्मो की तरह था। मतलब कॉस्मो तो आपको याद ही है ना, मतलब मिशेल के भाई के टी शर्ट पर जो एनीमे कैरेक्टर का फोटो था वही है कॉस्मो। यहाँ पर मिशेल इस रोबोट को भगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो रोबोट मिशेल के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा था एंड इस चीज को देखकर मिशेल इस रोबोट के सर में एक वायर था, उस वायर को कनेक्ट कर देता है एंड इसके बाद इस रोबोट के अंदर जितने भी सारे सेंटेंस एंड थोड़े बहुत वर्ड अपलोडेड है, वही सारे वर्ड एंड सेंटेंस के मदद से मिशेल को समझाने की कोशिश करता है कि वो उसका भाई है। मतलब बाजू में ही मिशेल और उसके भाई का जो फोटो था उस फोटो की मदद से समझाने की कोशिश करता है। और यहाँ पर ये रोबोट मिशेल का भाई क्रिस्टोफर है या नहीं है, इस बात का कोई क्लियर जवाब तो नहीं मिलता है, लेकिन मिशेल को ये जरूर पता चल जाती है कि ये रोबोट किसी के लिए खतरा तो नहीं है। और इसी के बीच में इस घर की मालिक टेट जाग जाता है एंड टेट इस रोबोट को देखकर हद से ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मतलब आपको ट्वीटी तो याद ही होगा, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी रोबोट यहाँ पर नहीं आ सकता है और ना तो इंसान के साथ रह सकता है। और टेट अपने घर पर एक रोबोट को देखते हुए तुरंत ही पुलिस को कॉल करने के लिए जाता है और तभी मिशेल इस इंसान को पीछे से इलेक्ट्रिक शॉक दे देती है और यहाँ पर इस रोबोट के साथ मिशेल भी बाहर आ जाती है यहाँ से भागने के लिए। और आपको तो पता ही होगा कि मिशेल इस टेट नाम के इंसान के साथ रहना कितनी ज्यादा अनपसंद करती है। और इसी के बीच में टेट अपने ड्रोन को ऑन कर देता है और इस ड्रोन के मदद से बाहर आ जाता है। यहाँ पर मिशेल अपने एंकल मॉनिटर को इस रोबोट के मदद से भी खोल देती है और यहाँ पर उस टेट के ड्रोन को एक्सीडेंट करके यहाँ से भाग जाती है। आगे जाकर इन लोगों की कार यानी कि मिसाइल की कार खराब हो जाती है। यहाँ पर मिशेल इस कॉस्मो नाम की रोबोट को पूछती है कि किस तरीके से वो इसकी भाई है और अगर ये कॉस्मो ही उसकी भाई है तो किस तरीके से जिंदा है। जहाँ पर इस रोबोट के अंदर कुछ वर्ड अपलोडेड होते हैं, इसी कारण से ये रोबोट अपने बातों से सारा चीजें समझा तो नहीं सकता है, इसी कारण से वो इशारे से समझाने की कोशिश करता है। वो इशारे में हाँ या ना में जवाब देता है, जैसे कि मिशेल के भाई क्रिस्टोफर जैसे तैसे जिंदा है, लेकिन वो अच्छा बिल्कुल भी नहीं है और उसे मदद की जरूरत है। जहाँ पर मिशेल पूछते है कि किस तरीके से वो मदद कर सकती है। कॉस्मो न्यूरो क्लस्टर कंपनी की कुछ नेटवर्क टावर की तरफ इशारा करता है और ये सारे नेटवर्क टावर होता है इथन स्केट के, मतलब जिसने इस न्यूरो क्लस्टर टेक्नोलॉजी को बनाया है और इस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए बहुत ही फास्ट स्पीड कनेक्शन चाहिए और इसी कारण से इस तरीके की डूम टावर दुनिया के हर कोने पर लगाया गया है ताकि दुनिया के सारे लोग न्यूरो क्लस्टर टेक्नोलॉजी को यूज कर सके। खैर यहाँ पर कॉस्मो अपने इशारे से सारा सब कुछ तो बता नहीं सकता है और ना तो वो सारा सब कुछ समझा सकता है। इसी कारण से कॉस्मो इशारा करके बोलता है कि एक चश्मा पहना हुआ डॉक्टर ये सारा सब कुछ बोल सकता है और वो बोल सकता है कि क्रिस्टोफर कहाँ पर है। तभी मिशेल को याद आती है कि जब उन लोगों की एक्सीडेंट हुई थी उस हरिन के साथ, तब अस्पताल में उसके पास एक डॉक्टर आया था जो चश्मा पहना हुआ था और वो डॉक्टर आकर बोले थे कि उसके भाई और उसके पूरे फैमिली मर चुका है। लेकिन खैर ये सब तो ठीक है, लेकिन वो डॉक्टर मिलेगा कहाँ। जहाँ पर इन लोगों को कार में एक मैप मिलता है और उस मैप के मदद से कॉस्मो दिखाता है टैबलेट ऑफ नाम की एक जगह को, लेकिन ये जगह कहाँ पर है। वो सारे रोबोट जहाँ पर रहता है उस एक्सक्लूसिव जोन के अंदर है और उस एक्सक्लूसिव जोन के अंदर इंसान को जाना पूरी तरीके से मना है और अगर वो डॉक्टर उसी जोन के अंदर है तो मतलब वहाँ इंसान के बाहर आने जाने के लिए कोई रास्ता भी जरूर से है। और तभी मिशेल को इस कार में कुछ बॉक्स देखने के लिए मिलता है, जो सारे बॉक्स को देखकर मिशेल को आज तक लगती थी ये सारे बॉक्स उसके अंकल टेट ने कहीं से चुराया है, लेकिन उसके अंकल टेट ये सारे बॉक्स को चुराया नहीं है, ये सारे बॉक्स को खरीदा है। मतलब टेट जिस इंसान
से ये सारा बॉक्स को खरीदा है वो इंसान उस एक्सक्लूसिव जोन के अंदर जाता भी है और आता भी है। तो मिशेल को अब समझ में आती है कि वही एकमात्र इंसान है जिसके मदद से मिशेल एक्सक्लूसिव जोन के अंदर जा सकती है। इसके बाद कॉस्मो और मिशेल की शुरुआत होती है एक लॉन्ग जर्नी की, जहाँ पर हम लोग सड़कों में देख पाते हैं कि न्यूरोब्लास्टर टेक्नोलॉजी को किस तरीके से सभी लोग यूज कर रहे हैं। बूढ़े से लेकर यंग, गरीब से लेकर अमीर, सभी लोग इसी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है। बस लोग अपने रियलिटी से एस्केप ढूंढ रहा है। और ये न्यूरोब्लास्टर टेक्नोलॉजी यानी कि ये VR हेडसेट सिर्फ आपको इस ड्रोन को कंट्रोल करने के लिए नहीं है, इसके मदद से आप टोटली कहीं पर भी जा सकते हैं, जहाँ पर आप उस वर्चुअल वर्ल्ड पर जाकर अपने कुछ पीसफुल वक्त को गुजार सकते हैं। अपने मर्जी के हिसाब से अपने वर्चुअल वर्ल्ड को आप बना सकते हो और इसी कारण से सभी लोग के बीच में एक एस्केप पॉइंट बन चुका है। खैर यहाँ पर कॉस्मो और मिशेल फाइनली उस इंसान को ढूंढ पाती है जो इंसान इस एक्सक्लूसिव जोन के अंदर जाता है और उस जोन के अंदर से चीजों को चुरा कर ले आता है और बाहर आकर ब्लैक मार्केट पर वो सारी चीजों को बेच देता है। और इस इंसान का नाम होता है केट। जब इंसान और रोबोट के बीच में लड़ाई हुआ था तब केट उसी जंग में हिस्सा लिया था, लेकिन अब जंग खत्म हो चुका है और करने के लिए कुछ भी काम बाकी नहीं रहा। इसी कारण से केट एक्सक्लूसिव जोन के अंदर जाता है और वहाँ से चीजों को चुरा कर ले आता है, बाहर आकर ब्लैक मार्केट पर बेच देता है और जैसे तैसे अपनी जिंदगी को बिता रहा है। यहाँ पर हम लोग केट को एक इंसान के पास इस गन को बेचते हुए देख पाते हैं। मतलब ये रियल वाला इंसान अपने ड्रोन को यूज कर रहा था, इसी कारण से उसका ड्रोन यहाँ पर होता है लेकिन वो इंसान नहीं होता है। खैर यहाँ पर ये इंसान केट के ऊपर ही डबल क्रॉस करने की कोशिश करता है, मतलब केट का ही गन लेकर केट को ही मारने की कोशिश करता है। तभी केट के पीछे से उसका रोबोट दोस्त इस ड्रोन के ऊपर हमला कर देता है और इस ड्रोन को पूरी तरीके से खराब कर देता है। और इस रोबोट का नाम होता है हारमैन और केट बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। और जो इंसान केट को मारने की कोशिश कर रहा था उसकी ही बाइक चुरा लेता है, उसका ड्रोन भी चुरा लेता है और यहाँ से केट और हारमैन निकल जाता है। लेकिन यही सारी चीजों के बीच में कॉस्मो और मिशेल छुपकर इसी कार में उठ चुकी थी। देन यहाँ पर केट्स और हारमैन को एक जगह पर आते हुए देख पाते हैं और लिफ्ट के मदद से ये लोग नीचे आते हैं और इस जगह को देखकर लग रहा था कि ये कोई माइनिंग साइट है। यहाँ पर कॉस्मो और मिशेल भी छुपकर आ चुकी थी जो एक बॉक्स के अंदर छुपी हुई थी और यहाँ पर केट्स और हारमैन के भी केमिस्ट्री देखने के लिए मिलता है और सच में ही इन दोनों का दोस्ती कमाल का होता है, जहाँ पर ये लोग टॉम एंड जेरी की तरह एक दूसरे के साथ लड़ता भी है और ये लोग बहुत ही अच्छे दोस्त भी होता है। खैर यहाँ पर कुछ ही टाइम के बाद कॉस्मो और मिशेल पूरी तरीके से पकड़ा जाती है और ये दोनों जैसे ही पकड़ा जाती है तभी लिफ्ट ऑन हो जाता है और लिफ्ट से आता है कर्नल ब्रैडबूडी। मतलब कर्नल ब्रैडबूडी कॉस्मो और मिशेल को फॉलो करते हुए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मतलब जैसे कि मिशेल उसके अंकल टेट के घर से पूरी तरीके से भाग चुकी है, इसी कारण से टेट ने पुलिस को रिपोर्ट कर दिया होगा और पुलिस मिशेल का पीछा करते हुए यहाँ पर कर्नल ब्रैडबूडी आ जाता है और इस सारा सब कुछ बहुत ही खराब हो जाता है। केट से यहाँ पर पूरी तरीके से समझ जाता है कि उसका ये पूरा धंधा अब पूरी तरीके से खत्म होने वाला है, क्योंकि अब सारे पुलिस को पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर इन लोगों के बीच में बहुत सारा एक्शन शुरू हो जाता है और इस सारे चीजों के बीच में कर्नल ब्रैडबूडी की ये ड्रोन पूरी तरीके से खराब हो जाता है और ये बंकर टाइप जगह पूरी तरीके से धंस जाता है और ये लोग पहुंच जाते हैं एक्सक्लूसिव जोन के अंदर। और अब ये लोग किस तरीके से बाहर जाएगा, क्योंकि बाहर जाने का रास्ता तो अब पूरी तरीके से बंद हो चुका है और ऊपर से एक्सक्लूसिव जोन इसके अंदर रहने वाले सारे रोबोट इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। और यहाँ पर तो कुछ रोबोट स्कैवेंजर भी है, जो सारे रोबोट स्कैवेंजर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। मतलब ये सारे स्कैवेंजर उसकी ब्रादरी के सारे रोबोट को मारकर जिंदा रहता है। मतलब तुम समझ ही सकते हो कि ये सारे स्कैवेंजर्स पूरी तरीके से हत्यारा है। और बाकी यार जैसे कि आप लोग को पता है कि केट्स और हारमैन यहाँ पर आता जाता है, इसी कारण से केट्स का यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक गैरेज होता है, जहाँ पर एक छोटा सा रोबोट हारमैन एक बड़ा सा रोबोट के अंदर चला जाता है और उस रोबोट के अंदर जाकर बोलता है कि डिफरेंट काम के लिए, छोटे बड़े काम के लिए उसके पास छोटे बड़े रोबोट है। मतलब जैसे कि छोटा सा रोबोट है, छोटा सा हारमैन इस बड़े से रोबोट के अंदर जाता है, वो इस बड़े रोबोट के अंदर तब्दील हो जाता है। यहाँ पर केट्स और हारमैन के पास कोई भी प्लान नहीं होता है कि अब क्या करना है, कैसे बाहर जाना है। और तभी यहाँ पर मिशेल उस चश्मा पहना हुआ डॉक्टर के बारे में बोलती है और बोलती है कि अगर वो डॉक्टर इसी जगह पर है तो उस डॉक्टर को अच्छी तरीके से पता है किस तरीके से यहाँ से बाहर जाई जा सकता है। इसी कारण से हारमैन कॉस्मो और मिशेल को भी एक साथ ले लेता है और यहाँ पर हम लोग केट्स और हारमैन के दोस्ती के बारे में भी जान पाते हैं। मतलब जैसे कि केट्स एक इंसान है, उसके बावजूद भी हारमैन एक रोबोट होने के बावजूद भी इन दोनों का दोस्ती किस तरीके से हुआ है। दरअसल रोबोट और इंसान के बीच में जब लड़ाई हो रहा था तब केट्स ऐसी एक सिचुएशन पर था कि वो पूरी तरीके से मरने वाला था। तभी हारमैन आता है और हारमैन केट्स को बचा लेता है और एज ए रिजल्ट हारमैन और केट्स के बीच में
बहुत ही अच्छा दोस्ती हो जाता है। इधर हम लोग न्यूरो क्लस्टर कंपनी के मालिक इथन स्केट को देख पाते हैं, जो अपने टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा था और अपने मॉम के साथ बात कर रहा था। दरअसल इथन स्केट के मॉम मर चुकी है, इसके बावजूद भी ये टेक्नोलॉजी की मदद से उसके मॉम के साथ वर्चुअल वर्ल्ड पर कम्युनिकेट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर इसी टेक्नोलॉजी में हम लोग को ग्लिच देखने के लिए मिलता है और एक ग्लिच हो रहा था फर्स्ट कनेक्शन ना मिलने के कारण से। और अगर इसी तरीके से स्लो स्पीड चलता रहा तो इथन स्केट के न्यूरो क्लस्टर टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से फेल हो जाएगा और उसका कंपनी भी पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। इसके कारण से उसके कंपनी की साइंटिस्ट को बुलाता है और वो सारे साइंटिस्ट बोलता है कि क्रिस्टोफर भाग चुका है। और वेल क्रिस्टोफर कौन है? क्रिस्टोफर मिशेल का भाई होता है। लेकिन यहाँ पर क्रिस्टोफर आया कैसे और क्रिस्टोफर यहाँ पर क्या कर रहा है, सभी चीज का पता लगेगा आगे जाकर। यहाँ पर ये सारे साइंटिस्ट बोलता है कि क्रिस्टोफर का बॉडी तो यहाँ पर है, लेकिन उसका कॉन्शियस माइंड किसी रोबोट के ऊपर अपलोड हो चुका है और वो रोबोट यहाँ से भाग चुका है। और ये सारे बातों को सुनकर इथन स्केट हद से ज्यादा चकित हो जाता है और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो अगले फ्राइडे तक उसके कंपनी पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। इसी कारण से इथन स्केट कर्नल ब्रेडबूडी के साथ मिलने के लिए जाता है, क्योंकि देखो यार इथन स्केट डायरेक्टली इस चीज के ऊपर कुछ भी नहीं कर सकता है और ना तो इथन स्केट उस एक्सक्लूसिव जोन के अंदर जा सकता है। इसी कारण से कर्नल ब्रेडबूडी के साथ हाथ मिलाता है और उसे आदेश देता है चुपचाप इसी काम को करने के लिए और उस रोबोट को पकड़ कर ले आने के लिए। खैर यहाँ पर इथन स्केट और कर्नल ब्रेडबूडी को जिस खूबसूरत जगह के ऊपर देख पा रहे हो, एक खूबसूरत जगह रियल नहीं होता है। दरअसल ये दोनों ही अपने VR हेडसेट को पहना होता है और इस वर्चुअल जगह पर एक दूसरे के साथ मिल रहा होता है। इधर हम लोग मिशेल और उसके पूरे टीम को देख पाते हैं, जो टेबलेट ऑफ माउंटेन के सामने आ चुका था और इस जगह पर आकर दूर में एक जगह को देख पाते हैं, जो जगह दिखने में तो खूबसूरत था एंड उस जगह को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कोई अच्छे रोबोट होंगे। लेकिन ये सारे अच्छे रोबोट कितने अच्छे हैं, थोड़ी देर में ही इन लोग को पता चल जाता है। कुछ एडवर्टाइजिंग रोबोट इन लोगों के ऊपर फ्रिज फेंक कर मारते हैं और वो लोग बाहर आकर मिशेल और मिशेल के पूरे टीम को पकड़ लेते हैं और ये मैजिशियन रोबोट लेकर जाता है इन लोग के लीडर के पास और इस सारे रोबोट का लीडर होता है मिस्टर पीनट। और मैं पहले ही बोल देना चाहता हूँ, मिस्टर पीनट कोई बुरे रोबोट नहीं है, ये बहुत ही अच्छे रोबोट है। जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मिस्टर पीनट बस इक्वल राइट चाहते थे। मिस्टर पीनट सभी रोबोट को फ्रीडम देना चाहता था, इक्वल राइट देना चाहता था। इसी कारण से तो मिस्टर पीनट प्रेसिडेंट के साथ मिलकर पीसफुल ट्रीटी पर साइन किए थे और वो सारे एडवर्टाइजिंग रोबोट इन लोगों के ऊपर फ्रिज फेंक कर इसलिए मार रहे थे क्योंकि इन लोग को सोच रहे थे स्कैवेंजर। खैर यहाँ पर इन लोग के हाथ को खोल दिया जाता है और इन लोगों के साथ मिस्टर पीनट बहुत ही अच्छी तरीके से बात करता है। यहाँ पर मिशेल चश्मा पहना हुआ डॉक्टर के बारे में बात करती है, जहाँ पर मिस्टर पीनट बोलते हैं कि उसका नाम है डॉक्टर क्लर्क और डॉक्टर यहाँ पर ही था, लेकिन मिस्टर पीनट ने उस डॉक्टर को यहाँ से भगा दिया है क्योंकि जैसे कि आप लोग को पता है कि वो पीसफुल ट्रीटी के अनुसार यहाँ पर कोई इंसान नहीं रह सकता है। अगर मिस्टर पीनट उस डॉक्टर को यहाँ पर जगा देता तो उस ट्रीटी के खिलाफ होता। और जैसे ही मिशेल सुनती है कि उस डॉक्टर को यहाँ से भगा दिया गया है, मिशेल भाग जाती है यहाँ से। मिशेल यहाँ से जाना शुरू कर देती है बाहर की तरफ उस डॉक्टर को ढूंढने के लिए, लेकिन यहाँ पर सभी लोग मिशेल को समझाती है कि इस टाइम पर बाहर कितना ज्यादा खतरा है, यहाँ की स्कैवेंजर्स रोबोट कितना ज्यादा खतरनाक है। अभी मिशेल अगर बाहर जाएगी तो पूरी तरीके से मारा जाएगी और अगर वो जिंदा ही नहीं रहेगी तो कैसे उस डॉक्टर को ढूंढेगी और कैसे ही अपने भाई को बचाएगी। तो यही सारे बातों को सुनती हुई मिशेल सिर्फ आज रात के लिए यहाँ पर रुकने के लिए सिद्धांत लेती है। रात में मिशेल को कॉस्मो अपने प्रोजेक्टर की मदद से एक एनिमे को दिखाता है, जिस एनिमे को मिशेल बचपन में वो दोनों भाई बहन एक साथ देखते थे। मतलब यहाँ पर कॉस्मो अपने ही आप के बारे में अपने बहन को याद दिला देता है। खैर यहाँ पर एक दूसरा रोबोट आता है जो एक चिट्ठी को लेकर आता है और एक चिट्ठी भेजा होता है डॉक्टर क्लार्क ने, जिस खत में लिखा होता है कि मिशेल को कहाँ पर जाना है और मिशेल तो अभी के अभी यहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन मिस्टर पीनट को अच्छी तरीके से पता होता है कि बाहर कितना ज्यादा खतरा है, तो इसी कारण से यहाँ पर मिशेल के साथ और भी बहुत सारे रोबोट को मिस्टर पीनट भेजते हैं। और जैसे कि मैंने बोला है कि बाहर बहुत सारे स्कैवेंजर्स रोबोट होते हैं, तो सारे स्कैवेंजर्स रोबोट से लड़ते हुए ये लोग आगे बढ़ते हैं। तभी डॉक्टर क्लार्क भी सही टाइम पर सामने से आ जाता है और इन लोग को बचा लेता है। यहाँ पर डॉक्टर के पास से हम लोगों को बहुत सारा चीज पता लगता है, जैसे कि मिशेल की उस फैमिली एक्सीडेंट के बाद क्रिस्टोफर तभी भी नहीं मरे थे, लेकिन क्रिस्टोफर कोमा में जा चुका था और उसी अस्पताल के MRI की मदद से क्रिस्टोफर के ब्रेन के बारे में पता चलता है कि क्रिस्टोफर का दिमाग कितना ज्यादा पावरफुल है, उसका दिमाग कितना ज्यादा बेहतर है। और दूसरी तरफ इथन स्केट के न्यूरो क्लस्टर टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए बहुत ही पावरफुल ऐसा एक चीजों की जरूरत था, जो चीज इस फास्ट कनेक्शन को अंजाम दे सके। और यही सारी चीजों के बीच में इथन स्केट को जब पता चलता है क्रिस्टोफर के बारे में, इस डॉक्टर के साथ मिलकर चालाकी के साथ क्रिस्टोफर को अपनी कंपनी में लेकर जाता है और वहाँ पर उसे जिंदा रखा जाता है, लेकिन यूज किया जाता है उसके दिमाग को। और क्रिस्टोफर का दिमाग यूज करते हुए पहले तो इस जंग को जीतता है इस रोबोट वर्सेस इंसान के बीच में जो भी चल रहा था। उसके बाद न्यूरो क्लस्टर टेक्नोलॉजी को पूरे दुनिया के लिए पब्लिक कर दिया जाता है। लेकिन
लेकिन खैर मिशेल को ये सारा सब कुछ जानना नहीं है और ना तो ये सारा सब कुछ सुनना है। मिशेल को बस अपने भाई चाहिए होती है। तभी यहाँ पर इसी डॉक्टर का बनाया हुआ एक रोबोट को हम लोग देख पाते हैं जिसका नाम होता है पीसी। दरअसल ये रोबोट खुद डॉक्टर होता है। मतलब सीधी भाषा से आपको समझाता हूँ, मतलब इस डॉक्टर के जितने भी सारे कॉन्शियसनेस है, जितने भी सारे मेमोरीज है, जितने भी सारे थॉट है, इस पीसी नाम के रोबोट के अंदर अपलोड कर दिया गया है। और इसी कारण से इस डॉक्टर के अंदर और इस पीसी नामक रोबोट के अंदर कोई भी फर्क नहीं है। और इसी तरीके से ये डॉक्टर क्रिस्टोफर को भी कॉस्मो की मदद से यहाँ से भागने के लिए हेल्प किया था। क्योंकि तुम सोचो यार, इथन स्केट के कब्जे में है क्रिस्टोफर कैसे भाग पाता? क्रिस्टोफर तो यहाँ पर खुद कोमा में है। लेकिन खैर ये भी पता चलता है कि एक बार क्रिस्टोफर जाग चुका था। क्रिस्टोफर का एक बार होश आया था। लेकिन जब इथन स्केट देखा था कि क्रिस्टोफर अगर जाग जाएगा तो उसकी कंपनी पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, इसी कारण से क्रिस्टोफर को फिर से सुला दिया गया है। खैर यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि मिशेल के भाई क्रिस्टोफर इथन स्केट के कब्जे में है। खैर यहाँ पर ये लोग बात कर ही रहा था कि क्रिस्टोफर को किस तरीके से बचाया जा सकता है। तभी यहाँ पर आ जाता है कर्नल ब्रैड ब्यूटी। और यहाँ पर कर्नल ब्रैड ब्यूटी सिर्फ आता नहीं है, कर्नल ब्रैड ब्यूटी को ये भी सबूत मिल जाता है कि उस पीसफुल ट्रीटी को किस तरीके से वायलेट किया गया है। इसी कारण से यहाँ पर कर्नल ब्रैड ब्यूटी के साथ साथ पूरी तरीके से एक फौज आ जाता है और शुरू हो जाता है ये सारे ड्रोन फौज के साथ ये सारे रोबोट का लड़ाई। यहाँ पर कर्नल ब्रैड ब्यूटी के साथ मिस्टर पीनट के बहुत ही अच्छा एक फाइट होता है एंड मिस्टर पीनट बहुत ही अच्छा फाइट भी देता है कर्नल ब्रैड ब्यूटी को। लेकिन ये सारे इतने एडवांस ड्रोन के सामने ये सारे छोटे छोटे रोबोट क्या ही करते हैं। यहाँ पर मिस्टर पीनट के सर के टोपी को पूरी तरीके से तोड़ दिया जाता है और ये सारे ड्रोन यहाँ से कॉस्मो को उठाकर ले जाता है। यहाँ पर कर्नल ब्रैड ब्यूटी के सामने आ जाता है डॉक्टर और बोलता है अगर यहाँ पर किसी को भी मारना चाहता है तो सबसे पहले उसे मारना होगा। और यहाँ पर आईनी रूप से कर्नल ब्रैड ब्यूटी एक रोबोट को तो मार सकता है लेकिन एक रियल इंसान को नहीं। और तभी यहाँ पर हम लोग इथन स्केट के ड्रोन को देख पाते हैं जो आकर इस रियल इंसान को, इस रियल डॉक्टर को मार देता है। और ऑब्वियसली इस चीज पे कर्नल ब्रैड ब्यूटी भी काफी ज्यादा शॉक होता है। यहाँ पर कर्नल बोलता है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में था, इसके बावजूद भी इथन स्केट ने इस डॉक्टर को क्यों मार दिया? क्योंकि गाइस देखो यार, हम लोग को अच्छी तरीके से पता है कि इथन स्केट कैसा इंसान है। अगर ये डॉक्टर को नहीं मारता तो सारा सच्चाई सबको पता लग जाता। इसी कारण से यहाँ पर इस डॉक्टर का जिंदा रहना इथन स्केट के लिए काफी ज्यादा खतरा होता। यहाँ से सीन इथन स्केट की कंपनी की लैब पर आता है जहाँ पर कर्नल ब्रैड ब्यूटी देख पाता है कि इथन स्केट ने एक रोबोट को नहीं ढूंढा था बल्कि एक छोटे बच्चे को ढूंढा था, जिस छोटे बच्चे को यहाँ पर बंदी बनाकर रखा गया है। सच्चाई तो यह है, भले ही लोगों को लगता है रोबोट वर्सेस इंसान की लड़ाई में इथन स्केट ने इंसान को जिताया है, लेकिन उसके पीछे तो था क्रिस्टोफर, मतलब उसके पीछे था क्रिस्टोफर की ब्रेन। तो सच में ये जीत इथन स्केट का नहीं था बल्कि ये जीत क्रिस्टोफर का था। तो भले ही लोगों को लगता है कि इथन स्केट का इमेज कितना ज्यादा परफेक्ट है, लेकिन उसके पीछे सच्चाई तो कुछ और है। और ये सारा चीजें, ये सारा सब कुछ देखकर कर्नल ब्रैड ब्यूटी के दिल में कुछ न कुछ तो प्रभाव आता है। सीन लौट कर आता है मिस्टर पीनट के सभी लोगों के ऊपर। सभी लोग मिस्टर पीनट के उस जगह पर लौट कर आता है जिस जगह को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। यहाँ के बहुत सारे रोबोट को पूरी तरीके से मार दिया गया है और जो सारे थोड़े बहुत रोबोट जिंदा है उसके हालात भी बहुत खराब होता है। यहाँ पर मिशेल पूरी तरीके से टूट जाती है, उसके अंदर जितने भी सारे मोटिवेशन था सब खत्म हो जाता है। तभी यहाँ पर उस डॉक्टर का बनाया हुआ रोबोट पीसी यहाँ पर आता है। और जैसे कि आप लोग को पता है कि नॉलेज के मामले में उस डॉक्टर और इस रोबोट के बीच में कोई भी अंतर नहीं है। यहाँ पर पीसी नामक के रोबोट के पास से मिशेल को पता चलती है अगर उसके भाई क्रिस्टोफर को उस सिस्टम से अलग किया जाए तो ये न्यूरोक्लस्टर टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से शट डाउन हो जाएगा, पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। और यहाँ पर मिशेल सिद्धांत ले लेती है तो ऐसा ही करते हैं, पूरी तरीके से न्यूरोक्लस्टर टेक्नोलॉजी को खत्म कर दिया जाए। लेकिन मिस्टर पीनट अब जंग करना नहीं चाहता है, वो अब कोई भी वॉर नहीं चाहता है। वो अपने जिंदगी में कई सारे वॉर, कई सारे जंग देख चुका है, कई सारे मौत देख चुका है। वो बस चाहता है पीस, वो बस चाहता है शांति। लेकिन यहाँ पर मिशेल मिस्टर पीनट को बोलती है इंसान अगर इस जगह पर आकर भी हमला कर सकता है, इतने सारे रोबोट को मार सकता है, तो इंसान कभी भी शांति नहीं चाहता है। ये सारे बातों के दौरान मिस्टर पीनट को मिशेल राजी करवा लेती है। फिर क्या सारे रोबोट मिलकर इथन स्केट की कंपनी की हेडक्वार्टर पर हमला कर देता है। यहाँ पर कुछ बहुत सारे ही रोबोट थे। यहाँ पर रोबोट और इंसान के बनाए हुआ ड्रोन के बीच में लड़ाई शुरू हो जाता है और इधर पीसी नामक के रोबोट और मिशेल एक साथ आ जाता है इस हेडक्वार्टर के अंदर। और जैसे कि आप लोग को पता है कि पीसी के पास उस डॉक्टर का सारे मेमोरीज है, इसी कारण से इस हेडक्वार्टर के डोर के सारे लॉक को जानता है पीसी। यहाँ पर फाइनली मिशेल क्रिस्टोफर के साथ मिल पाती है। इतने टाइम बाद अपने भाई को इस हालत में देखकर काफी ज्यादा इमोशन होती है। और इधर इथन स्केट अपने एडवांस ड्रोन को लेकर इस वॉर में निकल जाता है। यहाँ पर जैसे ही मैदान पर इथन स्केट आता है एक के बाद एक बॉट को मारते जाता है। और इधर हम लोग कर्नल ब्रैड ब्यूटी और मिस्टर पीनट को आमने सामने देख पाते हैं, जहाँ पर कर्नल ब्रैड ब्यूटी मिस्टर पीनट को बोलता है तुम जितने बार भी लड़ोगे तुम उतने बार ही हारोगे, तुम क्यों लड़ रहे हो? जहाँ पर मिस्टर पीनट बोलता है कि शांति के लिए, फ्रीडम
काम के लिए वो कुछ भी कर सकता है। और इसी के जवाब में कर्नल बोलता है, हाँ इसके लिए तो तुम्हें जिंदा रहना होगा, लेकिन इस वॉर में तुम लोग जिंदा ही नहीं बचोगे। जहाँ पर मिस्टर पीनट भी दिल छूने वाली बात बोलता है, हम लोग जिंदा ही कब थे। खैर जैसे कि आप लोग को पता है कि कर्नल ब्रैड ब्यूटी अपने दिल को बदल चुका है, उसे पता चल चुका है इथन स्केट का सच्चाई। इसी कारण से यहाँ पर कर्नल ब्रैड ब्यूटी अपने न्यूरो क्लस्टर टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से ऑफ कर देता है और यहाँ पर ये ड्रोन ऑफलाइन हो जाता है। और इधर फाइनली मिशेल इस न्यूरो क्लस्टर टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए सोचती है, अपने भाई के साथ बात करने के लिए, अपने भाई के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। यहाँ पर मिशेल अपने भाई क्रिस्टोफर के साथ मिलती है। क्रिस्टोफर अपने बहन को बोलता है कि उसे जिंदा रहने का शौक बिल्कुल भी नहीं है और ना वो जिंदा रहना चाहता है। वो चाहता यहाँ पर उसके जो भी लाइफ सपोर्ट है उसे पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए और क्रिस्टोफर को हमेशा हमेशा के लिए शांति मिल जाए। और ऑब्वियसली मिशेल यहाँ पर ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं चाहती है। और इधर हम लोग हारमैन को देख पाते हैं जो केट को बचाते बचाते पूरी तरीके से घायल हो चुका है। यहाँ पर हारमैन को देखकर ऐसा लग ही रहा था कि वो पूरी तरीके से मर चुका है। और यहाँ पर रोबोट वर्सेस इथन स्केट की इस लड़ाई में ऐसा लग ही रहा था कि सारे रोबोट हार जाएंगे, सारे रोबोट का अब खात्मा हो जाएंगे। और तभी इस तरफ मिशेल अपने जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला को लेती है, अपने भाई क्रिस्टोफर का लाइफ सपोर्ट को पूरी तरीके से ऑफ कर देता है और क्रिस्टोफर को हमेशा हमेशा के लिए आराम की नींद सुला देती है। और इधर न्यूरो क्लस्टर टेक्नोलॉजी भी पूरी तरीके से शट डाउन हो जाता है और फाइनली सारे रोबोट जीत जाता है। यहाँ पर ये सारा सब कुछ देखकर केट भी रोने लगता है। तभी हारमैन इसी बड़े रोबोट के अंदर से बाहर आता है और बोलता है, इतना जल्दी कैसे मर सकता हूँ। और हम लोग को तो पता ही है कि हारमैन का डिफरेंट काम करने के लिए अलग अलग छोटे छोटे बॉट है। और इधर न्यूरो क्लस्टर कंपनी के मालिक इथन स्केट भी पकड़ा जाता है, लेकिन वो न्यूरो क्लस्टर टेक्नोलॉजी अब कोई भी यूज नहीं कर पा रहा है। दुनिया के सभी इंसान के वो प्यारा डिवाइस पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। एंड इस बात पे बहुत सारे लोग पैनिक हो जाता है क्योंकि वो लोग अपनी जिंदगी में रियलिटी से स्केप करते करते सच को ही भूल चुके हैं। वो लोग अपनी जिंदगी में अपने वर्चुअल दुनिया को ही असली मान चुका था। इसी कारण से रियल दुनिया उन लोगों के लिए काफी ज्यादा डिप्रेसिंग होता है। लेकिन क्या यही सारी चीजों के बीच में मिशेल को कोई भी ढूंढ नहीं पाता है। जिस लड़की ने ये सारा सच्चाई सबकी आंखों के सामने लेकर आया है, वो लड़की मिशेल को हम लोग देख पाते हैं एक वीडियो रिकॉर्ड करते हुए, जिस वीडियो की मदद से इस दुनिया वालों को कुछ बोलना चाहती है। वो बात करती है खुद के और अपने भाई के बारे में कि कैसा होता है कि दो इंसान जब आमने सामने बात करता है, सच्चाई की दुनिया में रियल लाइफ में एक दूसरे के साथ रहना कैसा होता है। मिशेल और क्रिस्टोफर दोनों भाई बहन एक दूसरे के साथ रह नहीं पाया है। अपने रियल लाइफ में, अपने सच्चाई की लाइफ में वही सारे महत्वपूर्ण को सारे लोगों को समझाती है। खैर यहाँ पर मूवी के अंत में कूड़े के अंदर कॉस्मो नाम की उस रोबोट का बॉडी को हम लोग देख पाते हैं और तभी एक जगह पर थोड़ा सा पानी होता है। उस पानी के ऊपर एक रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलता है। जो रिफ्लेक्शन होता है वो कॉस्मो नाम की रोबोट का, मतलब कि तुम बोल सकते हो कि क्रिस्टोफर अभी भी कॉस्मो के अंदर जिंदा है। और इसी फील गुड वाइब के साथ ये मूवी अंत होता है। और देखो यार, मेरे ओपिनियन के अनुसार ये मूवी मुझे पसंद आया। आप लोग भी बोल देना आप लोगों को ये मूवी कैसा लगा। और अगर मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज यार लाइक कर देना। बाकी यार आप लोग देख रहे थे वन मूवी एक्सप्लेन्ड और मैं आपका होस्ट मंथनी।